जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौद्रिक नीति या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण। तो आइए समझते हैं। आप इसमें इस प्रकार का कन्फ्यूजन मत रखना कि हम डायरेक्ट मौद्रिक नीति पर पहुंच गए हैं, रिजर्व बैंक के जो बाकी के टॉपिक हैं वो हमने छोड़ दिए हैं। वो इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि इससे पहले जो अध्याय नंबर 23 है उसमें हमने केंद्रीय बैंक को समझा। अब केंद्रीय बैंक के समझने के साथ साथ हमने केंद्रीय बैंक के कार्य भी समझे हैं। तो केंद्रीय बैंक क्या होता है? देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यानी कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं ये सारी जानकारी हम केंद्रीय बैंक के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं। तो यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य पूछे जाएं या फिर केंद्रीय बैंक के कार्य पूछे जाएं, हमें दोनों में एक ही आंसर लिखना है। तो इसके लिए हमने उसे छोड़ दिया है अभी, और उसमें भी कोई डाउट रहता है तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मौद्रिक नीति, जो कि परीक्षा में पूछी ही जाती है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि प्रश्न पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति क्या है या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मौद्रिक नीति का एक परिचय या हम ये कहें कि परिभाषा हमें देना जरूरी होती है। तो परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है? इसके लिए हमें एक छोटा सा परिचय ये लिखना पड़ता है, जिसे मैंने लिख दिया है। मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसका निर्माण केंद्रीय बैंक जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, और आरबीआई, ये मैंने कोष्टक में कर दिया है। आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसका निर्माण केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था को स्थिर तथा मजबूती प्रदान करने के लिए की जाती है या फिर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके लिए की जाती है? मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसका निर्माण केंद्रीय बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अर्थव्यवस्था को स्थिर तथा मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। इतना तो ये हमारा परिचय हो गया, या हम ये कहें कि मौद्रिक नीति की परिभाषा हमने लिख दी है। इसके बाद देखिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता क्या है, मौद्रिक नीति किसके लिए बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि जैसे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो यदि कमज़ोर हो जाती है तो फिर सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार के निर्देश से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? मौद्रिक नीति लेकर आती है। या फिर देश में महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति लेकर आती है। तो इस प्रकार के ये कार्य निरंतर चलते रहते हैं अर्थव्यवस्था में, जो हमें समझ में नहीं आ पाते हैं। तो जब हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं मैंने उन्हें दो भागों में बांट दिया है। तो मौद्रिक नीति के उपाय या फिर उपकरण, उन्हें हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर एक अच्छा आंसर बन जाता है। इसे मैंने दो भागों में किस प्रकार से बांटा है? देखिए, जो मात्रात्मक उपाय हैं या मात्रात्मक उपकरण हैं, जिनमें क्या किया जाता है कि जैसे कि बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, नगद कोष अनुपात है जिसे हम CRR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात है जिसे SLR कहा जाता है। इनकी मात्रा में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। तो इन कार्यों को हम कहते हैं मात्रात्मक उपाय। और इसके अलावा कुछ अन्य नीतियां भी बनाई जाती हैं जो गुणात्मक, उनके गुण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती हैं, तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक उपाय। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। इसमें 4 कार्य मैंने सम्मिलित कर लिए हैं: सीमांत स्थायी सुविधा दर, चयनित साख नियंत्रण, नैतिक दबाव की नीति और प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये हम आगे चल के समझने वाले हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे मात्रात्मक उपाय से। तो मात्रात्मक उपाय में पहला हमारा उपाय है बैंक दर। अब बैंक दर के द्वारा किस प्रकार का नियंत्रण किया जा सकता है ये हम समझ लें। सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। अब भुगतान कैसा करते हैं? जैसे कि आपने मान लीजिए 1000 रुपये का लोन लिया है, तो 1000 रुपये पर बैंक आपसे कुछ ब्याज लेगी। ब्याज जैसे कि मान लीजिए उसका कुछ परसेंट रहेगा, 5% या 10%, जितने प्रतिशत भी बैंक लेती है वो क्या होती है? बैंक की ब्याज दर होती है जो आपको चुकाना पड़ता है। अब जैसे 10% है तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो आपको बैंक को कितना चुकाना पड़ेगा फिर? 1100 रुपये। 1000 रुपये का आपने लोन लिया है और 1100 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे। तो ये बैंक दर है।
अब जो रिजर्व बैंक है वो जो बैंक दर है उसमें कमी या वृद्धि करके साख का नियंत्रण करती है। साख का नियंत्रण क्यों जरूरी होता है, ये हम पहले जो परिभाषा में समझ लिया। जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर रखने के लिए या फिर उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। स्थिर रखने के लिए किस प्रकार से, जैसे महंगाई ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर बाजार में मंदी आ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये उपाय काम में लिए जाते हैं। अब मान के चलिए, जैसे हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि जब साख मुद्रा की मात्रा को कम करना हो तो रिजर्व बैंक अपनी बैंक दर को बढ़ा देता है, तथा मात्रा को बढ़ाने के लिए बैंक दर में कमी कर दी जाती है। एक तो ये पॉइंट से हम क्या समझ गए हैं कि बैंक दर में कमी या वृद्धि की जाती है। अब देखिए, अब हम ये सोचें कि भाई बैंक दर में कमी कब की जाएगी, बैंक दर में कमी कब होगी। बैंक दर से कमी से क्या होगा कि जो ऋण है वह सस्ते हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी 10% बैंक दर चल रही है कि यदि आप 1000 रुपये का लोन लेते हैं तो 10% ब्याज आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब यदि बैंक ये सोचती है कि मार्केट में, सोचती नहीं है मतलब कंडीशन होती है कि मार्केट में यदि पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, महंगाई की स्थिति होगी। तो महंगाई कम करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जो पैसा है मार्केट से पैसा निकाल कर अपने पास लाना पड़ेगा। अपने पास कैसे लाएगी, बैंक दर में वृद्धि करके। अब बैंक दर में वृद्धि करेगी तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 10% है उसको 20% कर दिया जाए तो जो लोन है वो कैसे हो जाएंगे, फिर महंगे हो जाएंगे। महंगे किस प्रकार से, अभी आप 1000 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज दे रहे थे, उसके बाद यदि 20% हो जाता है तो फिर 1000 रुपये पर 200 रुपये ज़्यादा आपको देना पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, महंगा हो गया। अब हम उदाहरण ले रहे हैं 1000 रुपये का, लोग करोड़ों में इसका लोन लेते हैं, लाखों में लोन लेते हैं। तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना असर पड़ता है बैंक दर में कमी या वृद्धि से। अब देखिए, लोगों के पास पैसा है, लोग अधिक ऋण ले रहे हैं इस दर पर, तो बैंक क्या करेगा, ये जो दर है इसको बढ़ा देगा। दर बढ़ाने से ऋण जो है वो महंगे हो जाएंगे तो लोग कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो पैसा किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास। इस प्रकार से पैसे को कंट्रोल कर लिया जाता है। अब यदि बाजार में मांग कम है, बाजार में मांग कम कब होती है, जब बाजार में पैसा कम होता है, लोगों की आय कम होती है। देखिए, जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, बैंक से क्या लेते हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं, फिर उन्हें बड़े बड़े कार्यों में लगाते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ जाती है, तो फिर खर्चे भी उनके बढ़ जाते हैं, खर्चा अधिक करने लगते हैं, पैसा ज़्यादा पहुंच जाता है। तो पैसा निकालने के लिए तो क्या कर देती है, बैंक दर को बढ़ा देती है। इससे लोगों के पास से पैसा किसके पास आ जाता है, बैंक के पास। अब लोगों के पास पैसा पहुंचाना है तो फिर बैंक क्या करेगी, बैंक दर में कमी कर देगी। अब कमी जैसे 10% है, 10% से आप 5% कर दोगे इसको, तो फिर बैंक जो ऋण दर उसने दर है वह कम हो गई है 5%। अब आपको 1000 रुपये का लोन लेना है तो आपको सिर्फ 50 रुपये ज़्यादा ही उसको लौटाना है। तो इससे ऋण जो है वह सस्ते हो जाते हैं। सस्ते होंगे तो व्यापारी वर्ग अधिक लोन लेंगे बैंक से और उन्हें व्यापार में लगाएंगे। व्यापार में लगाएंगे तो रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों को काम मिलेगा। पैसा किसके पास जाएगा, लोगों के पास। इससे क्या होगा, बाजार में मांग उत्पन्न होगी तो मंदी की स्थिति कम हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा बैंक दर का कार्य या बैंक दर का एक उपकरण या उपाय कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक दर में कमी या वृद्धि करके जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मंदी से या फिर मुद्रास्फीति से, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई से, स्थिर कर सकती है। इसके बाद दूसरा उपाय है खुले बाजार की क्रियाएं। अब खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर केंद्रीय बैंक रहता है वह क्या करता है, जो सरकारी कंपनियां रहती हैं और प्राइवेट कंपनियां रहती हैं उनके शेयरों को खरीदता है, शेयरों को खरीदता है और बेचता है। उसी कार्य को हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए, सरकारी तथा निजी संस्थाओं की प्रतिभूतियां मतलब कि शेयर या ड्राफ्ट, उनको क्या करता है, क्रय और विक्रय करता है। अब देखिए, जैसे बाजार में मान लीजिए साख मात्रा बढ़ाना है मतलब कि बढ़ाने से क्या होगा, जो मांग कम है मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि मान लीजिए बाजार में मंदी का काल है तो मंदी के काल में साख मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि मांग बनी रहे, मांग ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए क्या करेगा, क्रय करेगा। प्रतिभूतियों को क्रय किस प्रकार से, अब जैसे मान लीजिए सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों के जो शेयर हैं उन्हें बैंक खरीदेगा तो पैसा किसके पास जाएगा, कंपनियों के पास जाएगा।
पैसा कंपनियों के पास जाएगा तो कंपनियां कहाँ लगाएंगी? उद्योगों में लगाएंगी, व्यापार में लगाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। पैसा किसके पास जाएगा? लोगों के पास। तो जब क्रय करती हैं तो पैसा लोगों के पास जाता है। अब इन्होंने पैसा कंपनियों को दे दिया है और उनके शेयर खरीद लिए हैं बैंक ने। अब यदि बाजार में क्या हो गया है, पैसा ज़्यादा पहुंच गया है, मुद्रास्फीति या फिर महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वैसी स्थिति में फिर बैंक क्या करेगा? जो शेयर हैं उनका क्या कर देगा? विक्रय कर देगा। विक्रय करेगा तो क्या होगा? अब कंपनियों से कहा जाएगा कि भाई आपके शेयर आप ले लो और पैसा वापस कहाँ दे दो? बैंक में दे दो। तो शेयरों को बेच देगा तो शेयर किसके पास चले जाएंगे? वापस से लोगों के पास या फिर कंपनियों के पास चले जाएंगे और पैसा किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास। इस प्रकार से मंदी काल और मुद्रास्फीति या महंगाई के समय इस तरीके के द्वारा बाजार का नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? मौद्रिक नीति के कार्यों के अंतर्गत। अब देखिए, नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, ये हम कल भी समझ चुके हैं, एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। सबसे पहले नगद कोष अनुपात क्या होता है ये हमें मालूम होगा, तब हम जाके इसके बारे में लिख पाएंगे। तो नगद कोष अनुपात क्या होता है? देखिए यहाँ छोटी सी मैंने लाइन लिख दी है, रिजर्व बैंक के पास जमाओं का भाग। किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। मतलब व्यापारिक बैंकों को जो जमाएं प्राप्त होती हैं, जो हम लोग जाके अपने सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में जमा करते हैं, तो व्यापारिक बैंकों के पास जितनी भी जमाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, एक दिन में, एक महीने में, तो जो कुल जमाएं रहती हैं उसका कुल भाग जो रहता है उसमें से कुछ भाग क्या करना पड़ता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यानी कि केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। इसको इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे व्यापारिक बैंकों का जो कुल जमाएं हैं वो 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये में से अब मान लीजिए CRR की जो दर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10% रखती है। 10% मतलब कि 1000 में से 100 रुपये आपको कहाँ जमा करने पड़ेंगे? रिजर्व बैंक के पास। तो ये जो भाग है किसका? कुल जमाओं का, मतलब कि 10%, ये क्या कहलाएगा? CRR। CRR मतलब कि कैश रिजर्व रेशो। इसको हम परिभाषित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि नगद कोष अनुपात वह राशि होती है जो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमाओं में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं CRR या फिर नगद कोष अनुपात। हिंदी में नगद कोष अनुपात और अंग्रेजी में CRR, कैश रिजर्व रेशो। अब देखिए, जैसे मार्केट में मंदी की स्थिति होगी या फिर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई। अब इन दोनों को कंट्रोल इसके द्वारा किस प्रकार से किया जाता है? साख में वृद्धि करना है, साख में वृद्धि करना है। साख में वृद्धि कब करेगी? मार्केट में पैसा रिजर्व बैंक कब पहुंचाएगी? जब बाजार में मांग कम होगी, ठीक है, मतलब कि मंदी की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बाजार में पैसा कम रहता है, लोग कम सामान खरीदते हैं, मांग कम करते हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए सरकार क्या करती है? रिजर्व बैंक को आदेश देती है, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति लेकर आती है, जिसके अंतर्गत CRR को क्या करना पड़ता है? कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे कि व्यापारिक बैंकों से अभी कहा जा रहा था कि जैसे आपके पास कुल जमा 1000 रुपये है तो आप 100 रुपये जमा कीजिए। अब CRR को क्या करना है? यहाँ पर कम करना है। कम करेगा तो मान लीजिए 10% से 5% कर देता है। 5% करेगा मतलब कि अब आपको 1000 में से केवल 5% राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मतलब कि 50 रुपये आप दीजिए। अभी आप 100 रुपये दे रहे थे, अभी आप केवल 50 रुपये जमा कीजिए, बाकी की राशि का आप क्या कीजिए? लोन दीजिए। लोन देंगे तो क्या होगा? मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा पहुंचेगा तो रोजगार उत्पन्न होंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, तो फिर मांग भी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा किस में होगा? मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई में। महंगाई में क्या रहता है? पैसा मार्केट में ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए क्या करेगा? पैसा मार्केट से उठा के बैंकों में लेके आना है, तो इसके लिए क्या करेगा? साख में कमी करना है। साख में कमी मतलब कि मार्केट में ज़्यादा लोन यदि वितरित कर दिए हैं तो उन लोनों की उगाही कीजिए और कहाँ जमा कीजिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ऐसे में CRR को बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पहले 10% था, 10 से 20 कर देंगे, तो 10 में आप 100 रुपये बैंक के पास जमा कर रहे थे, अभी आपको कितना करना पड़ेगा? 200 रुपये। तो पैसा व्यापारिक बैंकों से कहाँ आ जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो वह कम लोन वितरण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये CRR काम करता है। इसके बाद अगला बिंदु है चौथा वाला, वैधानिक तरलता अनुपात। जिस प्रकार से हमने CRR को समझ लिया है, ठीक इसका
उल्टा हमें क्या कर देना है, उल्टा नहीं समान, मतलब जिस प्रकार से इसमें घटा या फिर बड़ा किया जाता है, ठीक इसी प्रकार को वैधानिक तरलता अनुपात को भी कम या ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि मुद्रास्फीति या फिर मंदी की जो स्थिति होती है उसमें स्थिरता लाई जाती है। चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले वैधानिक तरलता अनुपात होता क्या है, ये होता क्या है, ये इसके लिए मैंने क्या लिखा है, व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने पास जमाओं का कुछ भाग, जमाओं का कुछ भाग, जैसे मतलब कि कुल जमा 1000 रुपये हैं, तो 1000 में से अब मान लीजिए कुछ भाग तो चला जाता है किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब कुछ भाग अपने पास भी रखना पड़ता है, क्योंकि कई लोग पैसा निकालते हैं डेली जिन्हें आवश्यकता होती है, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ भाग अपने पास भी रखना पड़ता है। तो जो बैंकिंग अधिनियम है 1949 का, उसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को कुल जमाओं का कुछ भाग अपने पास रखना पड़ता है, उसी को बोला जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, इतना समझ लिया। अब दोनों स्थितियों पर चर्चा कर लेंगे। दोनों स्थितियां कौन सी, मंदी की स्थिति और मुद्रास्फीति की स्थिति। अब साख में कमी करना, साख में कमी कब की जाती है, जबकि मुद्रास्फीति होती है। अब साख में कमी करना है तो SLR को बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे कि 1000 रुपये ये अब उसकी कुल जमाएँ हैं, हम 1000 रुपये का ही उदाहरण ले रहे हैं, ये करोड़ों में होता है। अब 1000 रुपये का कुछ भाग तो चला जाएगा किसमें, CRR में। मान के चलिए अभी क्या करना है, साख में कमी करना है। साख में कमी मतलब कि मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तो पैसा कहाँ से कहाँ उठाना है, बाजार से बैंकों में लेके आना है। तो SLR को बढ़ा दिया जाएगा कि भाई आपके पास, जैसे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करने के पास बाद आपको 800 रुपये बच रहे थे, 800 रुपये में से अभी आपको क्या करना है, आप केवल, जैसे अभी आप 10% रख रहे थे, तो आप इसको बढ़ाकर 20% कर दीजिए। 20% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर SLR बढ़ जाएगा। SLR बढ़ जाएगा मतलब कि पैसा अपने पास बैंक को ज़्यादा रखना पड़ेगा, लोन कम दे पाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए 10% है, अब 10% में से जैसे 100 रुपये आप निकाल के बाकी जितनी भी राशि बचती है उसका लोन वितरण कर सकते हैं, लेकिन इसको 20% कर देंगे तो फिर 20% के बाद कम राशि बचेगी तो कम लोन दे पाएंगे। तो क्या कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बाजार से पैसा बैंकों के पास ज़्यादा बचेगा तो लोगों के पास जो आय है वह घट जाएगी। आय किस प्रकार से घट जाएगी कि भाई जो व्यापार में पैसा लगा हुआ है वो पैसा व्यापार से निकल कर कहाँ चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। बैंक के पास चला जाएगा तो फिर वो रिजर्व हो जाएगा, उसका उपयोग व्यापार में नहीं हो रहा है, लेन देन में नहीं हो रहा है, तो महंगाई जो है कंट्रोल हो जाती है। ठीक इसका उल्टा कर दें, साख में वृद्धि करना है। साख में वृद्धि कब की जाती है, जबकि मंदी काल की स्थिति होती है। उस समय SLR को कम कर दिया जाता है कि भाई आप अपने पास पैसा कम रखिए, हमारे पास CRR भी कम दीजिए, आप लोन ज़्यादा दीजिए, जिससे कि मांग उत्पन्न हो। ठीक है, इसके बाद 5वां पॉइंट है रेपो और रिवर्स रेपो दर। ये क्या होती है, ये भी ठीक इसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से CRR काम करता है, SLR काम करता है। अब क्या करना है, हमें केवल ये जानना है कि भाई रेपो दर क्या होती है और रिवर्स रेपो दर क्या होती है। तो इसके लिए देखिए, जब रिजर्व बैंक नकदी का समाधान करने हेतु नगद मुद्रा का सन्निवेश करता है, इसे रेपो दर कहते हैं। सन्निवेश करता है मतलब कि बाजार में पैसा पहुंचाता है, तो उसको रेपो दर कहा जाता है। इसके विपरीत अतिरिक्त नकदी या तरलता का खपाता है। क्या करता है, अतिरिक्त नकदी या तरलता को खपाता है। तरलता को मतलब कि मार्केट में जो पैसा होता है उसको कम करता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। इतना समझ लिया। अब देखिए, इन दोनों दरों में कमी या वृद्धि करके भी मंदी काल और मुद्रास्फीति की स्थिति से निकला जा सकता है। किस प्रकार से, यदि साख में कमी करना है, साख में कमी मतलब कि बाजार से पैसा उठाना है, तो क्या कर दिया जाता है, रिवर्स रेपो और रेपो दोनों को बढ़ा दिया जाता है। इसके उल्टे क्या करना है, यदि पैसा पहुंचाना है तो इसको घटा दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब इतना समझने के बाद, ये 5 पॉइंट समझने के बाद हम क्या समझ गए हैं कि मात्रात्मक जो उपाय हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मात्रात्मक मतलब कि बैंक दर में, SLR में, वैधानिक तरलता अनुपात में, या फिर CRR में, रिवर्स रेपो में, इनमें कमी या वृद्धि करके, मात्रात्मक कमी या वृद्धि करके भी महंगाई की स्थिति को या फिर मंदी की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूती प्रदान की जा सकती है।
इसके बाद आते हैं गुणात्मक उपाय। अब गुणात्मक उपाय किस प्रकार के होते हैं? ये नीतियां भी ठीक इसी प्रकार से कार्य करती हैं, लेकिन क्या किया जाता है, ये बैंक के ऊपर जो व्यापारिक बैंकें होती हैं वो इनके अंदर काम करती हैं, इनको लागू करती हैं अपनी कार्यप्रणाली में। किस प्रकार से? सीमांत स्थायी सुविधा दर। अब ये क्या होती है, पहले इसे समझिए। ऋण के लिए दिए जाने वाली जमानत की वर्तमान कीमत तथा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के अंतर से होता है। अंतर से, जैसे कि आप लोन लेते हैं तो उसके बदले में आपको जो व्यापारिक बैंकें होती हैं उनके पास कुछ जमानत रखनी पड़ती है। अब जमानत का अंतर जो है वो कहलाता है सीमांत स्थायी सुविधा दर। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे आपको बैंक से 1000 रुपये का लोन लेना है। ठीक है, अब 1000 रुपये का लोन लेने के लिए यदि इसकी दर अधिक है तो क्या करेगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यदि बाजार से पैसा हटाना चाहता है तो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। इसको बढ़ा देगा मतलब कि देखिए, साख बढ़ाने के लिए इसे कम किया जाता है तथा साख घटाने के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। यानी साख बाजार से कम करनी है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। किस प्रकार से? अब यदि आपको 1000 रुपये का लोन लेना है तो जमानत के तौर पर आपको 1200 रुपये कीमत का कुछ जमानत वहाँ पर रखनी पड़ेगी, गिरवी रखना पड़ेगा कुछ भी, जैसे सोने चांदी के जेवर भी हो सकते हैं, ज़मीन के कागजात भी हो सकते हैं, जिनका मूल्य 1000 रुपये से ज़्यादा हो तो आप रख पाएंगे और लोन ले पाएंगे। ठीक है, अब ये यदि देखिए आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है और 1200 रुपये के आपको गहने यदि रखना पड़ रहे हैं जमानत के तौर पर, तो क्या होता है, ऋण कोई ज़्यादा नहीं लेता है, महंगाई ज़्यादा मानी जाती है कि भाई ऋण महंगा है तो हम नहीं लेंगे, तो इससे क्या होता है, बाजार में पैसा कम जाता है। और इसके विपरीत यदि मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुंचाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कम कर देगी कि आप भाई 1000 रुपये का लोन ले रहे हो तो आपको जमानत के रूप में 800 रुपये की कुछ भी यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, या तो ज़मीन के कागजात हों या फिर आपके जेबर हों, गहने हों, जो भी हों, आप उसको जमानत के तौर पर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सीमांत दर। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक, साख बढ़ाने के लिए इसे कम कर दिया जाता है और साख घटाने के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद चयनित साख नियंत्रण। अब इसे भी समझिए। केंद्रीय बैंक विशेष व्यवसायों के लिए दी जाने वाली साख का कोटा निर्धारित कर देता है। कोटा निर्धारित कर देता है किस प्रकार से? भाई आप जो है कपड़ा उद्योग के लिए 1000 रुपये से ज़्यादा का लोन वितरित नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, 1000 रुपये का कोटा हो गया। लोहा उद्योग के लिए आप 1500 रुपये से ज़्यादा का लोन वितरित नहीं कर सकते हो, तो ये लोहा उद्योग के लिए क्या हो गया, कोटा हो गया। आप कृषि क्षेत्र में, या हम ये कहें गेहूं की फसल आपने बोई है उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, तो गेहूं की खेती के लिए आप 1000 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते हो, तो 1000 रुपये निर्धारित कर दिए कि आप हर कोटे में 1000 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया, चयनित साख नियंत्रण। ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नैतिक दबाव। अब नैतिक दबाव क्या होता है, जो भी नीतियाँ मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती हैं, उनका यदि कोई बैंक क्या नहीं कर रहा है, लागू नहीं कर रहा है, तो उसके प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, उनसे मीटिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है कि ये नीतियां आपको आपकी बैंक में लागू करनी है। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने के आदेश जारी किए जाते हैं, बैंकों को समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार के नियम आपको लागू करना है। तो ये होती है भैया नैतिक दबाव की नीति। इसके बाद एक नीति और बचती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब देखिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो भी नीतियां बनाई गई हैं, यदि कोई बैंक उनका पालन नहीं करता है, मतलब कि बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दर तय कर रखी है और व्यापारिक बैंक कुछ और दर पर ऋण जो है उपलब्ध करा रही है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप कम ऋण देंगे, अभी ये ज़्यादा ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह प्रत्यक्ष कार्यवाही भी करती है, क्योंकि सारी जो बैंकें हैं, चाहे प्राइवेट बैंकें हों चाहे सरकारी बैंकें हों, सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत क्या किया जाता है, नीतियों का पालन न करने वाले बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है,
उनके ऋणों पर क्या किया जाता है, रोक लगा दी जाती है कि आपको ना ही हमारी तरफ से लोन दिया जाएगा, ना ही आप लोन वितरण कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्य करते हैं बैंक, शाख निर्माण का कार्य, उसके कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके खाते सीज कर दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो खाते होते हैं उनको भी लॉक कर दिया जाता है कि आप हमारी नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस प्रकार का प्रतिबंध कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही। इतना समझ लिया, बड़ा आसान है। देखिए, एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई मुद्रा की स्थिति में, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तो क्या किया जाएगा, पैसे को मार्केट से निकालकर बैंकों के पास लिया जाएगा। ऐसे में पैसा मार्केट से कैसे निकलेगा वो हमने समझ लिया, तो हम सारी मौद्रिक नीति को आसानी से व्याख्या कर सकते हैं, हमारा आंसर एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो डाउट नहीं होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को रिवाइज करके 1 या 2 बार आप देखेंगे तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मौद्रिक नीति हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।